Hello students, today we are going to discuss about state of matters. इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मैटर क्या होता है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं मैटर की डिफरेंट स्टेट कौन कौन सी होती हैं, जिसमें से है एक सॉलिड होती है, लिक्विड और गैस। इस वीडियो में हम टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर स्टेट ऑफ मैटर्स को कैसे कैसे इफेक्ट करती है। तो चलिए समझ लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर होती हैं आपकी तीन टाइप्स की, जिसमें से एक है आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा मैटर दो स्टेट में और एग्जिस्ट करता है, जो है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये दो स्टेट आपके सिलेबस से कट हो चुकी हैं, तो हम तीन स्टेट के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होता है और इसको क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये डायग्राम हमें इस मैटर को स्टेट को सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो स्पेस होता है जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है। जैसे आप देख पा रहे हो, सारे डायग्राम एक दूसरे से बिल्कुल अटैच है, कोई भी इनके बीच में स्पेस नहीं है। तो इससे आगे वाली हम प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा होता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करके रखता है, उसको दूर नहीं भागने देता। तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम। इससे आगे वाला जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है, जो भी आपके पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप वीडियो को देखकर आइए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चलिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जो भी पार्टिकल्स के मूव होने की वजह से जो एनर्जी आती है, जो पार्टिकल मूव करते हैं, मान लिया कोई तेज मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल कोई आराम से मूव कर रहा है, तो जितना तेजी से कोई पार्टिकल मूव करेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाएगी। जो कम मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को ऐसे चिपक के रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, इधर उधर नहीं भागने देते। तो इधर उधर नहीं जाएंगे तो मूव नहीं करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और आप देख पा रहे हो, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। पार्टिकल ऑफ सॉलिड क्लोजली पैक्ड, दे कैन नॉट मूव मच। देखिए, आगे प्रॉपर्टीज है डिफरेंट सॉलिड की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। जो कोई भी स्टेट करने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप क्या करते हो, ये बुक ली है आपने, इस बुक को आप कहीं भी रख दो। इस बुक को मान लिया यहाँ पे टेबल पे रख दिया, इस बुक को आपने चारपाई पे रख दिया, फर्श पे रख दिया, कहीं भी रख देते हो बुक को, तो उसकी क्या शेप चेंज हो जाती है अलग अलग जगह पे रखने से? नहीं होती। शेप उसकी क्या रहती है, डेफिनेट रहती है, बिल्कुल शेप चेंज नहीं होगी। और क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है भाई, पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं। वॉल्यूम क्या होती है, जितनी जगह कोई भी चीज घेरती है वो उसकी वॉल्यूम होती है। तो क्या ये बुक यहाँ पे टेबल पे रख रहे हैं तो क्या अलग जगह घेरेगी, फर्श पे रख रहे हैं उससे? नहीं, क्योंकि इसका जितना मास है उतनी तो ये वॉल्यूम कवर करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। और एक अलग चीज और है इससे रिलेटेड, जो सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट बाउंड्रीज होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। जैसे ये नहीं होता, जैसे एक लिक्विड को हमने दूसरे लिक्विड में डाल दिया, मान लिया आप कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला दो, तो हमें अलग अलग बाउंड्रीज वहां पे नहीं पता चलेगी कि इसके अंदर पानी कहाँ तक है, कहाँ कोल्ड ड्रिंक है इसमें। तो उसमें बाउंड्रीज अलग अलग नहीं होती, डिस्टिंक्ट नहीं होती, मिक्स हो जाती हैं। क्या आप ये अलमारी दिखाई दे रही है आपको, इस अलमारी को आपने पानी में डाल दिया तो क्या आप इसको नहीं देख पाओगे अलग अलग? इसकी बाउंड्रीज आपको अलग से ही दिखाई दे जाएंगी। इसका शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, इसकी डेफिनेट शेप रहेगी और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज रहेंगी। इससे आगे हम देख लेते हैं जो सॉलिड होते हैं। सॉलिड आप कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड को कंप्रेस होता है मतलब दबाना। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये दोनों हाथों से हम कैसे दबा रहे हैं, इस पेन को ऐसे दबा रहे हैं। तो क्या हम इसको दबा सकते हैं? कितना भी जोर लगा ले हम इसको नहीं दबा सकते। तो हम बोल देते हैं जो दबाने की प्रॉपर्टी होती है, कंप्रेस करने की प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबल। और जो कंप्रेस नहीं हो सकते उसको क्या बोल देंगे, इनकंप्रेसिबल। तो सॉलिड होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपकी, इनकी वॉल्यूम भी चेंज नहीं होती। वॉल्यूम डज नॉट चेंज बाय आउटसाइड फोर्स। इनके ऊपर हम कितना भी फोर्स लगा ले, मान लिया मैं इस पेन के ऊपर कितना भी फोर्स लगा लूं, कहां गया पेन, ही गिर गया।
वो कितना भी फोर्स लगा ले इसके ऊपर, ये अपनी जगह को कम नहीं करेगा। जितनी जगह पहले घेर रहा था उतनी ही जगह घेरेगा, है ना। इस कंप्रेस करने से इसकी वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगी। आगे हम देख लेते हैं, आगे वाली इसकी प्रॉपर्टी है, जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये बच्चा है, ये बार 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 ऐसे हथौड़े से तोड़ रहा है किसी चीज को, ये नहीं, कोई भी इसकी शेप के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। रिजिड का मतलब होता है कोई भी सॉलिड, कोई भी ऐसी चीज जो अपनी शेप को चेंज नहीं करती आसानी से। बेशक वो टूट जाएगी एक टाइम पे आके, लेकिन वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगी। इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं रिजिड। जैसे अब ये इस बच्चा इस पे मार रहा है बार बार में, तो क्या हो रहा है, ये अनबेंडिंग है और इनफ्लेक्सिबल है। इसको ना हम बेंड कर सकते हैं, ना ही ये फ्लेक्सिबल है। ऐसे ही ये सारी चीजें हैं, जैसे ये लकड़ी का है, लोहे का है, ये पत्थर है, इनको हम रिजिड होती हैं, इनको हम शेप चेंज नहीं करवा सकते। तोड़ के हम उसको तोड़ सके अलग कर सकते हैं, पर शेप उसकी चेंज नहीं होगी। कुछ सॉलिड क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। जैसे आपने रबर बैंड देखा होगा, रबर बैंड को क्या करते हो, जैसे है तो सॉलिड, लिक्विड तो है नहीं ना, गैस है, सॉलिड की फॉर्म में है। तो सॉलिड को हम क्या करते हैं, उसको रबर को हम जैसे खींचते हैं, तो एक थोड़े टाइम के लिए अपने क्या कर लेता है, इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर, शेप को चेंज कर लेता है। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स के हटने के बाद वो अपने आप वो वापस से अपनी शेप गेन कर लेगा, वापस से रीगेन कर लेगा अपनी शेप। देखिए यही बता रखा है, सम सॉलिड डू चेंज देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब फोर्स उसके ऊपर लगाया जाता है तो शेप को चेंज कर लेते हैं, और जब हम उसको हटा देते हैं फोर्स को, तो वो शेप चेंज वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे आपके कुछ सॉलिड होते हैं जो शेप तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो फोर्स लगाया है वो हटाने के बाद वो वापस से अपनी जगह पे नहीं आएंगे, सेम पोजीशन में नहीं आएंगे, इलास्टिक नहीं होते। उनमें से आपके कुछ एग्जांपल हैं, प्लास्टिक होता है। जैसे प्लास्टिक को आप वो शेप चेंज करवा के किसी दूसरी पोजीशन में, दूसरी शेप में चेंज तो कर सकते हो, लेकिन उससे आप वापस से जब उसको छोड़ दोगे, मान लिया आपने प्लास्टिक से बोतल बना दी, पहले वो प्लास्टिक की सीट थी, उससे आपने बोतल बना दी, तो उसे बनाने के बाद अगर उसके ऊपर जो फोर्स लगाया तो वो हटाए, तो क्या वो बोतल अपने आप से सीट में बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो क्या होते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो अपनी पोजीशन में, अपनी शेप में वापस नहीं आते। जैसे ही क्या होता है, आपकी क्ले होती है, डो होता है, जो आटा लगाते हैं, आटा लगा रहे हैं तो सॉलिड ही है, लेकिन कंप्रेसिबल है ना। ठीक है जी, आगे हम देख लेते हैं। ये तो थी हमारी सॉलिड की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हम आगे जाके एक बार से फिर इन दो तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इन सभी प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से देख लेंगे, तीनों को कनेक्ट करके, कंपैरिजन करके। अब हम देख लेते हैं लिक्विड की स्टेट के बारे में, और लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ऐसे ही गैस के बारे में देख लेंगे, गैस की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। जैसे आपने सॉलिड में देखा था, उसमें पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, बहुत कम स्पेस था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब मॉडरेट सा स्पेस होता है, थोड़ा बहुत स्पेस होता है। ठीक है, इससे आगे हम देख पाते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है। सॉलिड में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा था, तो वही काइनेटिक एनर्जी भी सॉलिड से कहीं ना कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, जैसे ही वो मूव करेंगे, थोड़ा बहुत तो मूव कर सकते हैं, तो सॉलिड से आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और बाकी वैसे अगर हम देखें, गैस से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। लिक्विड होती है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉलिड में हमने क्या किया था, उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अब लिक्विड में ये बात चेंज हो जाती है कि इसकी डेफिनेट वॉल्यूम तो रहेगी, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है, शेप इसकी चेंज होती रहती है। डेफिनेट वॉल्यूम कैसे होती है, मान लिया आपने क्या किया, 1 लीटर पानी ले लिया, उस 1 लीटर पानी को आपने एक बार तो डाल दिया जग में, डाल दिया एक बार, 1 लीटर की बोतल में डाल दिया, एक बार उसको बाल्टी में डाल दिया, तो क्या होता है, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी। वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। लेकिन क्या किया आपने, जैसे ही जग में डाला तो उस पानी ने जग की शेप ले ली, बाल्टी में डाला बाल्टी की शेप ले ली, बोतल में डाला बोतल की शेप ले ली, तीनों जगह पे अलग अलग वो शेप ले लेता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, लेकिन डेफिनेट उनका शेप नहीं होता। जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी का शेप ले लेंगे। तो जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड को भी हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन सॉलिड से हम थोड़ा सा ज्यादा उसको कंप्रेस कर सकते हैं। इससे आगे आता है आपका फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी एक कंसेप्ट है। फ्लूइडिटी में क्या होता है, कोई भी चीज कितनी फ्लो कर रही है, कितनी बह के जा रही है। क्या लिक्विड बह के नहीं जा सकता?
जा सकता है बिल्कुल, जैसे पानी की नदियाँ होती है, पानी उसमें बह के जाता है, नदी से जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ से लेके समुद्र तक चला जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि वैसे ही कोई भी लिक्विड है, दूसरा लिक्विड ले लो, मिल्क ले लो, मिल्क क्या होता है, ये भी फ्लो होके चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। हनी ले लो, केरोसिन ऑयल ले लो, इन तीनों के हम आगे जाके अभी कंपैरिजन भी देखेंगे, कौन सा ज़्यादा जल्दी फ्लो करेगा, कौन सा कम फ्लो करेगा। तो जो जितना ज़्यादा विस्कस होगा, कोई भी मटेरियल जितना ज़्यादा विस्कस है, विस्कस का मतलब होता है चिकना पदार्थ, कितना गाढ़ा है वो पदार्थ, है ना? तो इन डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में आप देखोगे, एक बार हम वाटर डाल रहे हैं, हनी डाल रहे हैं, मिल्क डाल रहे हैं, केरोसिन डाल रहे हैं और एक स्केल ले रखा है यहाँ पे। स्पीड को आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि कौन सा ज्यादा तेजी से आ रहा है, कौन सा आराम आराम से आ रहा है। जो जितना ज्यादा तेजी से आएगा वो क्या होगा, लेस विस्कस होगा, और जो जितना आराम आराम से आएगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा तेजी से आएगा उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाएगी, जो कम तेजी से आएगा उसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ डाल दिया हमने वाटर, केरोसिन, हनी और मिल्क। सबसे पहले आप देखोगे केरोसिन नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है वाटर, फिर आ रहा है मिल्क, फिर आ रहा है आपका हनी। तो इससे हमें पता चलता है जो केरोसिन होता है वो क्या है, लेस विस्कस है, इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है। फिर आपका वाटर आता है, फिर मिल्क आता है एंड फिर आता है आपका हनी आता है। तो जितना ज्यादा पदार्थ सॉलिड की तरफ जा रहा है उतना कम फ्लूइड होता जा रहा है, उसकी फ्लूइडिटी कम होती जा रहा है। जितना ज्यादा हम गैस की तरफ जा रहे हैं उतनी ज्यादा क्या हो रहा है, फ्लूइडिटी बढ़ती जा रही है। इससे आगे हम देख लेते हैं गैसीय स्टेट के बारे में। गैस में आप देख पा रहे हो लिक्विड से थोड़ा और ज्यादा स्पेस हो गया पार्टिकल्स के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव स्पेस बिटवीन देम। और जो ये होता है इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ये इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं गैस के पार्टिकल्स। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मूव करने में आसानी होगी। जितना ज्यादा मूव करेंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। देखिए, देख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लिस्ट होती है, और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो क्या आ जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। अब हम इनकी देख लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। जैसे लिक्विड में क्या था, डेफिनेट शेप नहीं थी, वॉल्यूम डेफिनेट थी। इसमें क्या होता है, ना तो डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है। मान लिया गैस को आपने क्या कर दिया, खुले में छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, वो पूरा फ्लो हो जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाएगी, ना उसका कोई वॉल्यूम डेफिनेट रहेगी। जितनी ज्यादा उसको खुले में छोड़ोगे उतनी ज्यादा जगह कवर करने लग जाएगी, जितनी ज्यादा उसको कंप्रेस करके रखोगे तो थोड़ी जगह में भी आ जाएगी। ऐसे क्या होता है, शेप भी इसकी चेंज होती रहती है। और एक चीज प्रॉपर्टी हम पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ के आए थे कि जैसे मान लिया किसी के घर पे कुछ बन रहा है तो हमें उसकी स्मेल आ जाती है। जैसे इस लड़के को क्या आ रही है, पिज्जा बन रहा है, यहाँ पे लड़की पिज्जा बना रही है, इस पिज्जा की स्मेल इस लड़के तक आ गई, इसका भी मन कर गया बेचारे का पिज्जा खाने का। तो कैसे हुआ ये चीज, ये चीज हुई है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है गैसेज का, क्योंकि ज्यादा फ्लो करती हैं, फ्लूइडिटी ज्यादा होती है गैसेज की, तो बह के वो इसके पार्टिकल्स, पिज्जा के जो स्मेल के पार्टिकल थे वो गैसेज में आ जाएंगे, क्योंकि क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। और एक चीज इससे हमने प्रॉपर्टी देखी थी, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब एक हम दूसरी चीज देख लेते हैं कि जो गैस होती है उसको कंप्रेस करना आसान है या नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि गैस तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, लेकिन इनका मूव होना हम किससे रोक सकते हैं, इसको क्या हम क्या करते हैं, पकड़ के सॉलिड के कंटेनर में डाल दें तो ये बाहर नहीं भागने पाएगी, तो ये कंप्रेस हो जाएगी। जैसे आप एलपीजी देखते हो, घरों में हम एलपीजी यूज करते हैं, और एलपीजी में क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। इस गैस को हम क्या कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं इसके ऊपर, उनको पकड़ के हमने कंटेनर में, सॉलिड कंटेनर में इकट्ठा कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि गैसेज जो होती हैं वो ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं और फ्लूइडिटी भी इनकी ज्यादा होती है। अब हम देख लेते हैं, हमने अलग अलग सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली है। इन तीनों को हम इनको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन के साथ पढ़ना थोड़ा आसान होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफ्यूजन का कंपैरिजन करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड में कम डिफ्यूजन होता है, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज नहीं हो सकता। जैसे हमने लिक्विड में तो हम देख के आए थे कि पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था, पोटेशियम परमैंगनेट है और जो आपकी डेटोल है, कोई भी मिल्क में जैसे पानी घुल जाता है, ऐसे एक दूसरे के अंदर ये डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब डिफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे क्या होता है, गैसेज भी एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है,
जितने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, उतना ज्यादा डिफ्यूजन होता है। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन बताइए किसमें होगा? गैसेज में होगा, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी ज्यादा होता है। फिर थोड़ा सा लिक्विड में हो जाएगा और सॉलिड में तो डिफ्यूजन होता ही नहीं है। अब हम सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के हिसाब से कंपैरिजन देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं शेप के बारे में। सॉलिड में हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड की शेप होती है वो फिक्स होती है और जो लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। वॉल्यूम देख लेते हैं अब। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। और इसमें भी लिक्विड में क्या होती है, वॉल्यूम तो फिक्स रहती है, क्या होता है, शेप आपकी फिक्स नहीं रहती है। गैस में कोई भी चीज फिक्स नहीं रहती। ऐसे ही जो इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड के अंदर। लिक्विड में मॉडरेट होता है और गैस में वेरी वीक होता है। लिक्विड के अंदर सारी चीजें मॉडरेट रहेंगी, सॉलिड और गैस के बीच की रहेंगी सारी चीजें। जैसे देखोगे आप, स्पेस बिटवीन पार्टिकल सॉलिड के बीच में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। लिक्विड के अंदर मॉडरेट सा रहता है और गैस के अंदर बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे ही आगे हम देख लेते हैं, फ्लूइडिटी को कंपेयर कर लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को, और ऐसे ही किसी कंटेनर को फिल करने की, और ऐसे ही डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लूइडिटी के बारे में। अभी हम देख के आए भाई, गैस सबसे ज्यादा फ्लो हो सकती है तो ये ज्यादा होगी। लिक्विड थोड़ा इन दोनों के बीच का हो गया, फ्लो तो कर सकते हैं लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। क्या आपने कभी देखा एक पत्थर फ्लो होके जा रहा है? वो कोई ना कोई एक्सटर्नल दूसरी चीज उसको अपने साथ फ्लो करके लेके जा रही है। जैसे नदी में पत्थर आते हैं, उसको पानी की वजह से वो फ्लो हो रहा है, ना कि पत्थर फ्लो हो रहा है ना। जैसे कंप्रेसिबिलिटी हम देख के आए थे, कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को, लिक्विड को भी नहीं कर सकते, बस थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन गैस को तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एबिलिटी टू फिल द कंटेनर। क्या करते हैं हम, मान लिया कोई सॉलिड कंटेनर है, सॉलिड कंटेनर के हमने एक में डाल दिया गैस डाल दी, एक में लिक्विड डाल दिया, एक में सॉलिड डाल दिया, तो क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो तो फ्रीली मूव करते रहते हैं। हमने इतनी सी गैस डाल ली, मान लिया उस पार्टिकल में, ये मान लिया इतना बड़ा कंटेनर है, उसमें हमने थोड़ी सी गैस डाल दी। थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे जैसे ही उसको छोड़ोगे आप, वो पूरे में उसमें फैल जाएगी, वॉल्यूम उसकी पूरे में कवर कर लेगी गैस। लिक्विड को जहां पे छोड़ोगे आप वहीं रहेगी, ये नहीं है थोड़े टाइम के बाद वो पूरे में फैल जाएगी, नहीं, सॉलिड भी वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन गैसेज क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, इसलिए वो कंटेनर जिस कंटेनर में हम उसको डालते हैं वो उसको फिल कर देते हैं। ये आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। ऐसे आगे हम देख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी हमें पता है, पीछे वाली वीडियो में हम पढ़ के आ चुके हैं, क्या होती है, कितना मास होता है किसी गिवन वॉल्यूम के अंदर। तो आप देख पाओगे कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर क्या होता है, कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, ज्यादा मास होता है, इसीलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। लिक्विड की थोड़ी मॉडरेट टू हाई होती है और गैस की होती है वो बहुत कम होती है। अब एक चीज आती है भैया, हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स तो पढ़ लिए, क्या हम इन डिफरेंट स्टेट को एक दूसरे के अंदर चेंज कर सकते हैं? क्या हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को सॉलिड, क्या ऐसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं? बताइए कर सकते हैं या नहीं। देखिए हमने क्या किया, बर्फ ली, पानी के रूप में देख लेते हैं हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। बर्फ ली, बर्फ को हमने बाहर निकाल दिया फ्रीजर से, क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा। पानी को हमने क्या कर दिया, बॉईल करवा दिया, भाप बन के उठ जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, गैस, गैस है स्टीम, भाप क्या है, गैस है, गैस से हम अगर उसको कंप्रेस करते, कंडेंस करते तो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड को फ्रीजर में रख दे तो सॉलिड में बदल जाएगा। ऐसे क्या होता है, जो मैटर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होती है मैटर की, वो एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, ठीक है। ऐसे भाई जब भी चेंजेस होते हैं, कोई भी चेंज हो रहा है स्टेट ऑफ मैटर्स के अंदर, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा उनके बीच में, उनके पार्टिकल्स के क्या साथ क्या होगा, जो मैटर है उस मैटर के अंदर क्या क्या हलचल हो रही होगी, और सबसे तीसरी चीज आपकी, ये चेंजेस होते कैसे हैं, कैसे इसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हम बदल सकते हैं। ये तो चिंता का विषय हो गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी देख लेते हैं हम। सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट में आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके, मान लिया हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हम सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लिक्विड से गैस में भी जा सकते हैं। तो एक इसका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फैक्टर, वो है टेम्परेचर का। दूसरी चीज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है वो है प्रेशर। दो चीजें यहाँ पे जिम्मेवारी होती है, दो चीजों की, एक होती है टेम्परेचर की, एक होती है प्रेशर की। इन दोनों को एक एक करके हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेम्परेचर में अगर चेंजेस होते हैं तो क्या क्या होता है इनके साथ, मैटर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर के साथ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टेम्परेचर होता क्या है, उसके बाद तो चेंजेस देखेंगे। टेम्परेचर क्या होता है भाई, टेम्परेचर एक ऐसी चीज है
जो हमें ये बताती है कि ये चीज कितनी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है ना। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हमें क्या होता है, कोई ना कोई एडिशन चाहिए एनर्जी का, कोई ना कोई एनर्जी हमें चाहिए जिसकी वजह से हम लिक्विड में जा सके। फिर लिक्विड में थोड़ी और एनर्जी चाहिए हमें गैसेज में जाने के लिए। ऐसे ये एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से? एनर्जी मिलती है हमें टेम्परेचर की वजह से। जितना ज्यादा हम हीट करते जाएंगे, जितने ज्यादा टेम्परेचर देते जाएंगे, उतना ही इनके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती जाएगी और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते रहेंगे। जैसे हमने क्या किया, इस सॉलिड को किसी कंटेनर में रख के नीचे से हीट दे रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, एक किस्म से एनर्जी दे रहे हैं। तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक टाइम पे आके? जैसे सॉलिड है यहाँ पे, इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, लेकिन जैसे ही हमने हीट दी तो ये किस में चेंज हो जाएगा? जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो, पहले बहुत कम स्पेस था, बहुत ज्यादा स्पेस हो गया है पहले से। तो ये किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। ये हीट किसकी वजह से हुआ है? एनर्जी देने की वजह से। यही तो यहाँ पे बोल रखा है, सॉलिड में जब हम एनर्जी देते हैं तो लिक्विड में बदल जाता है। ऐसे यहाँ पे मान लिया लिक्विड रख रखा है हमने, इस लिक्विड को हमने क्या करना है? और एनर्जी दे दी। और एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये भाप बन के उड़ जाएगा। अब इन पार्टिकल्स के बीच में और ज्यादा स्पेस हो जाएगा। देखिए पार्टिकल गायब हो गए, बीच में से और ज्यादा स्पेस हो गया। ठीक है, तो एनर्जी हम इनको दे के और आगे एनर्जी दे के और आगे एनर्जी दे के इनकी जो स्टेट होती है मैटर की, उसमें चेंज कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर को मेजर करने की कौन कौन से तरीके होते हैं? 2 से 3 तरीके होते हैं मेजर करने के लिए, उनको एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, टेम्परेचर होता है हॉटनेस और कोल्डनेस बताने की, किसी भी सब्सटेंस की ये बताएगा कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल होते हैं। सबसे पहला स्केल होता है सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है केल्विन और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। जो इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट हम पहले बात कर चुके हैं क्या होते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो इसकी होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वो होती है केल्विन। ये आपके डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, सेल्सियस को उसकी डिस्कवरी की है। ऐसे ही इन्होंने केल्विन की डिस्कवरी की है, इन्होंने फ़ारेनहाइट की डिस्कवरी की है। इनके नाम पे ही इनके मेजर करने के तरीके आए हैं। एक चीज देख लेते हैं हम, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 273.15 केल्विन के इक्वल होती है। ठीक है, हमें इनडायरेक्टली मान लेते हैं, अगर मोटा मोटा देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, इतना कंपैरिजन हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे, अगर मान लिया हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया हो और सेल्सियस में पूछा गया हो, ये न्यूमेरिकल आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो जाता है। 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि केल्विन को सेल्सियस स्केल में बदल के दिखाओ या फिर सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदल के दिखाई। अब आप खुद ही बता दोगे। एक चीज बताइए, 0 बड़ा है या 273 बड़ा है? 273 बड़ा है, सीधी सी बात है। केल्विन को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हम खुद बनाएंगे, रटेंगे नहीं। 0 डिग्री 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर मैं पूछूं 10 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा, तो इसमें भी 10 जोड़ देंगे, यहाँ पे भी 10 ऐड किया है, यहाँ पे भी 10 ऐड कर देंगे, 283 केल्विन के बराबर हो जाएगा। अब मैं बोलूं 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा, इसमें 100 ऐड किया है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, दोनों साइड 100 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन हो गया। क्या कर रहे हैं हम? सेल्सियस को इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, जितना सेल्सियस बढ़ रहा है उतना ही केल्विन को बढ़ा रहे हैं। सेल्सियस की वैल्यू को केल्विन के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो केल्विन बड़ा होगा, सीधी सी बात है ना। तो सेल्सियस को हमने अगर केल्विन में बदलना हो तो हम 273 प्लस कर देंगे। अब एक रिलेशन आपके पास निकल के आ गया है, केल्विन किसके बराबर होता है? 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, मतलब डिग्री सेल्सियस के जितनी डिग्री सेल्सियस होते हैं उतनी 273 में हम जोड़ कर देंगे, कितना आ जाएगा? केल्विन आ जाएगा। अब हमें बदलना हो केल्विन को सेल्सियस के अंदर, ये तो था सेल्सियस को केल्विन में बदलने का फॉर्मूला। अब हमें बदलना है केल्विन को सेल्सियस के अंदर, मतलब बड़े से छोटे में आना है। बड़े से छोटे में आने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मान लिया हमें 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस में ये था, इसको इस साइड आके माइनस करना पड़ेगा। 373 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, सी की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस। तो छोटे से बड़े में जाने के लिए, छोटे से जब भी हम बड़े में जाते हैं तो प्लस करते हैं, बड़े से छोटे में आते हैं तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बड़ा कौन सा है? केल्विन है। केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे जो भी वैल्यू दी होगी, और सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इसके ऊपर हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
जैसे ये दिया हुआ है हमें 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदलना है। सबसे पहले हमारा क्या फॉर्मूला था, केल्विन क्या होता है, जितना आपका सेल्सियस दिया होता है उसमें 273 ऐड कर देंगे। सेल्सियस में कितना दिया होता है 25, 273 प्लस 25 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 298 केल्विन के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे अब हम करना है इसका उल्टा। अगर हमें 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस के अंदर बदलना है तो क्या करेंगे, क्या था, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इसको हमें किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी, इसको इस साइड ले आएंगे। 300 माइनस 273 कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 72 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है और कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखना, बड़े से छोटे में गए तो माइनस, छोटे से बड़े में गए तो प्लस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इस टेम्परेचर का यूज हम स्टेट को चेंज करने में कैसे कर सकते हैं, और प्रेशर को चेंज करके हम कैसे स्टेट ऑफ मैटर्स को चेंज कर सकते हैं। और फिर हम देखने वाले हैं इवेपोरेशन के बारे में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में देखने वाले हैं। तो इससे जो आगे आने वाला पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके आगे जाकर आप मान लिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो 12th के बाद या 12th तक भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है वो कंसेप्ट। तो अगर आपको ढंग से अच्छे तरीके से वो कंसेप्ट करने हो तो हमारे आगे वाली वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या पीपीटी चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, कोई डेली क्विज का टेस्ट आपको देना हो तो आप हमारी साइट पे या फिर ऐप पे विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम है उपनिषद इंस्टीट्यूट। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।